नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में सारे मेहमान आ चुके हैं। हमारे साथ राहुल महाजन जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आज देश भारत जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा है, देश के विभाजन के दंश को याद कर रहा है और इस पर कई कार्यक्रम हुए हैं आज, ताकि देश भूले ना कि देश का बंटवारा हुआ था 1947 में। अगले दिन 15 अगस्त हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद करना भी ज़रूरी है कि हमारे देश के वो अंग जो 1947 में कट गए उनको भी हम याद रखें। और बीजेपी के नेता खास तौर पर ये याद दिलाना नहीं भूलते कि वो काम क्यों किया गया था, किसने किया गया था। जाहिर है वो बताते हैं कांग्रेस इसकी दोषी है। तो मैं आपको आज सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान दिखाऊंगा और उसके बाद आप सब लोग हमारे मेहमानों की राय जानना चाह रहे होंगे। कल शाम के उस भाषण में, कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जिस तरीके से उपहास उड़ाते हुए बिलो द बेल्ट कई बातें कहीं, एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, आरएसएस के लिए बहुत कुछ बोला, उस पर पूरे देश में बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं। बीजेपी के समर्थक वर्ग में बड़ी नाराजगी है, राहुल गांधी ने ऐसा कैसे बोला। वो चाहते हैं इसका जवाब भी दे भारतीय जनता पार्टी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले योगी जी को सुन लीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस पर भी काफी बोले हैं। अच्छा, बीजेपी ये तो अक्सर बताती है कि 1947 में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं होना चाहिए था। सरदार पटेल, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि सरदार पटेल बने, तो गांधी जी ने वीटो कर दिया और नेहरू जी को मौका मिल गया। और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो फिर देश ने क्या दिशा पकड़ी और उसका नुकसान हमें आज तक हो रहा है। ये बीजेपी का नैरेटिव है, आरएसएस का नैरेटिव है। आज योगी जी ने इसको थोड़ा पलटा। योगी आदित्यनाथ ने यह तो बताया कि कांग्रेस की बुजदिली की वजह से, सत्ता लोलुपता की वजह से देश के टुकड़े हो गए, लेकिन यह भी बताया कि अगर उस वक्त नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता तो यह सब नहीं होता। क्या नहीं होता? देश के टुकड़े नहीं होते, देश के बंटवारे में जो लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, ये नहीं हुआ होता, देश एक अलग राह पर चल पड़ा होता। तो आप देखें जरा योगी आदित्यनाथ कैसे बता रहे हैं कि 47 में नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, तो आज बात है ना थोड़ा ऐतिहासिक नोट पर उन्होंने कही है योगी जी ने, तो हम भी कार्यक्रम की उसी नोट पर शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में एक ही प्रोफेसर हैं, सर इतिहास के भी बहुत हम सब में सबसे ज्यादा ज्ञाता आप हैं, बताइए जरा। वो कह रहे हैं बुजदिल थी कांग्रेस, देश का बंटवारा करा दिया। बुजदिल थी कांग्रेस, सत्ता चाहती थी, इसलिए जो अंग्रेजों ने लकीर पे लिख दिया उसको मान लिया, उसको भारत की सीमाएं मान ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिस्से भारत के पाकिस्तान नहीं भी बनना चाहते थे वो भी पाकिस्तान को दे दिए गए। इसमें उन्होंने बंगाल के कुछ हिस्सों का जिक्र किया, सिंध का जिक्र किया कि सिंध में सिंधी भाषी लोग जो थे भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनको भी पाकिस्तान बना दिया गया। और नरेंद्र मोदी जैसा होता उस वक्त प्रधानमंत्री तो ये सब ना होता। ऐसा है क्या? मुझे लगता है पटेल भी होते तो ऐसा नहीं होता। वो बोला उन्होंने, जिक्र किया होगा। और थोड़ी दो तीन बातें जान लेनी चाहिए हम लोग को। जिस दिन 15 अगस्त भारत का विभाजन हुआ, उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। ये देश आपके दर्शकों को मिडनाइट 1947 15 अगस्त, उस दिन तक कौन हिस्सा पाकिस्तान में है और कौन हिस्सा है ये नहीं पता था। जिस आदमी ने भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखन किया वो भारत पहले कभी नहीं आया था, रेडक्लिफ। हाँ, वो भारत पहले आया ही नहीं था। 30 दिन में उसने समूचा ये कर दिया और 30 दिन में देश का न कहीं भ्रमण किया, वो कोठरी में बैठे हुए उसने सीमा रेखन कर दिया। मजेदार बात है कि 2 दिन बाद लोगों को पता चला कि हम भारत के अंदर हैं या पाकिस्तान के अंदर है। तब तक लाशें कट रही थी। नोआखाली में गांधी जी नहीं गए, कलकत्ता गए, क्योंकि कलकत्ता में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा था और नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा। गांधी जी निकले थे कलकत्ता नोआखाली के लिए, वो कलकत्ता में रुक गए और वो भी रुके किसके कहने पर? सोहरावर्दी के कहने पर रुके गए। बात मूल मुद्दे पर आते हैं, क्या भारत का विभाजन हुआ? क्या भारत का विभाजन सिर्फ जिन्ना ने करवाया? क्या कांग्रेस पार्टी उसकी सहकार नहीं हुई?
गांधी जी ने तो कहा था कि भाई देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, लेकिन जिस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव पारित हुआ, समर्थन जिसके बारे में हुआ, एक समय तो ऐसा लग गया था कि उसमें लगता था कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसमें बहुत तगड़े भाषण हुए और कई लोगों ने उसमें भाषण दिया, कहा कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। किसका भाषण अंतिम भाषण था? जबकि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी तो छोड़ दीजिए, गांधी जी तो कांग्रेस से रिजाइन कर चुके थे, लेकिन उसमें गांधी जी आए, बोले और विभाजन के पक्ष में बोले। जी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बहस पर बहुत लंबी नहीं लंबी मैं ये कहना मेरा ये कहना योगी जी की बात पर एक सवाल पूछ रहा हूं ना, मोदी जी तो तब नहीं थे, आरएसएस तो थी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय इतनी बड़ी ताकत उभर करके नहीं आई थी। मैं तो कई बार सोचता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि आज की तरह इतनी बड़ी ताकतवर होती, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं, हम बगल में हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बार बार बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसी बात नहीं करता है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी हम सुरक्षा नहीं कर पाए हैं। आज हमारे कितने जिले इसका इस्लामीकरण हो चुका है, कितने प्रदेशों का ईसाईकरण हो चुका है। हम अभी जो हिंदू राष्ट्र जो हमको जो बचा हुआ मिला था 1947 में, हम उसकी भी रक्षा नहीं कर पाए। लेकिन इस संदर्भ में जरूर देखना चाहिए कि यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न होता, तब इस देश का क्या फिर से आजादी के बाद भी इस्लामीकरण हो गया होता, पूरी तरीके से ईसाईकरण हो चुका। आप कह रहे हैं उस वक्त जो हुआ आज आरएसएस ने बचा रखा है देश को बहुत हद तक, देश को गर्व की स्थिति में। आगे जरा फिर पॉलिटिकल बात पर बढ़ेंगे ना, अभी तो इतिहास पर ही हम। इतिहास में इफ वाली बातें तो कुछ भी हो सकती है। यदि इफ पर हम ये कहें कि नरेंद्र मोदी तब होते, तो इस पर उन पर आशंका करने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी होते तो क्या होता नहीं होता, और ये आशंका करना कि नहीं वो बटने देते, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं। लेकिन जो इतिहास कैसे होता है, उस समय आप कहाँ थे, क्या स्थितियाँ थी, क्या फैसले करने की जरूरत थी, क्या मौके थे, और जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कहाँ थे? आरएसएस वो कहाँ थी? आरएसएस 20 साल 25 साल तो हो गए थे। 1925 में बनी है आरएसएस, और 47 का मतलब 22 साल हो गए, ठीक है। और हेडगेवार साहब तो उस आंदोलन के कांग्रेस को छोड़कर 1920-22 में फिर वहाँ पर आए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं थे। और उसमें वो भी याद रखिए कि 1940 में गुरु गोलवलकर ने जो गांधी को चिट्ठी लिखी और असहयोग आंदोलन पर 7 सवाल पूछे, और ये भी लिखा कि वो इस आंदोलन का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का साथ नहीं देंगे। वो चिट्ठियों को भी ध्यान रखिए इतिहास में, जो आरएसएस ने लिखी, जिसमें करीब करीब ये लगता है कि आरएसएस अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है। तो जो लोग आज़ादी की नहीं लड़ाई लड़ते, वो आज आज़ादी पर सवाल कर रहे हो। बहुत सारे मित्रों ने कहा मुझे कि ये जो आप रोज़ तिरंगा दिखाते हैं, कि आजकल तिरंगे की बात हो रही है, वंदे मातरम की बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आप में गिल्ट है। जैसे बहुत सारे लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहनते ना, तो वो गिल्ट होता है, आप तो नहीं पहनते। ये आरएसएस के लिए कह रहे हैं आप, जिसमें गिल्ट ज्यादा होता है। तिरंगे की बात करना, वंदे मातरम की बात करना, जो 50 साल तक तिरंगा ना, पश्चाताप है ये। पश्चाताप नहीं है, मन में लगता है कि भाई कैसे आपको लगेगा। पश्चाताप नहीं है, पश्चाताप आप नहीं, अब देर सर दे दीजिएगा, मैं कार्यक्रम भी बढ़ाता रहूं आगे। वो ठीक है, उन्होंने ऐसी बात की तो आप मन में कुछ एक लाइन सिर्फ बोलना, बस एक ही लाइन है। राम मंदिर पर इसी कहानी कुर्सी की चर्चा हुई, और जब सवाल पूछा जाने लगा कि कांग्रेस कहाँ लोकस सुन रहे हैं, जो राम को ही नहीं मानता हो, आज राम मंदिर पर सवाल पूछ रहा है, तब यहीं पर बैठे हुए हमारे पैनलिस्ट बड़े श्रद्धेय सम्माननीय हैं, उन्होंने कहा कि ये चोरी का मामला है, उठाने का तो सबको सवाल है। और स्वतंत्रता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बपौती नहीं थी। 1 मई 1940 को गांधी ने लिखा हरिजन में, कहा कि मुझे देश में इस्लामिक शासन ब्रिटिश शासन से ज्यादा बेहतर मंजूर है। ऐसे गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन साथ देकर के खड़ा होता? अच्छा, चलें, जो कहता हो कि इस देश में इस्लामिक शासन मंजूर है। आपने लेकिन सर एनालॉजी ऐसी दे दी ना, इस पर फिर विवाद होगा। आपने कहा अगर कांग्रेस राम मंदिर पर सवाल पूछ सकती है तो हम आजादी के आंदोलन में नहीं बोल सकते। लेकिन हमने तो किया था, इसके बावजूद नहीं। अच्छा, ये बात योगी जी ने आगे बढ़ाई, फिर उन्होंने कहा ये लोग जो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं आजादी, जो बात अभी आपने गलत है। जो बात आपने अभी कही, ये सेम बात योगी जी ने बोली कि आजादी का आंदोलन कांग्रेस की बपौती नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो हालांकि इसका लाभ कांग्रेस ने जरूर लिया आजादी के बाद। कांग्रेस की बगपौती नहीं है, ये बात मान लें, तो फिर कांग्रेस से सवाल क्यों है? अच्छा, आगे में एक बयान सुना, राहुल जी आ रहा हूं, समीर जहां बोलिए। विभाजन पर हस्ताक्षर उन्होंने कहा नहीं किया था।
आजादी देश के लिए के जो लोग विभाजन लड़े- पर- नहीं, एक लाइन जाना चाहिए सर। सर। देश के विभाजन पर हस्ताक्षर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, हिंदू महासभा ने नहीं किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया था। खैर वो तो थे ही नहीं ना इस समय, इसमें क्या झगड़ा करना। झगड़ा नहीं करना, बांटा तो बोलिए ना कि नेहरू भी जिन्ना के साथ सर एक साझेदार सेकंड, थे। अब देखें ना, इस फिर देश मैं को वही कहता हूं तोड़ने कि में, ये जो ऐसे देश को तोड़ने में नेहरू साझी थे। ओपन इंडेड बोलिए। बहस जो होती है ना, कहीं भी चली वो भी जाती चली है। जाती है। अगर ये स्पेसिफिक कर ले। इनको ठेकेदार, कांग्रेस को ठेकेदार किसने बना दिया था आजादी के आंदोलन का? अगर वो खुद बन रहे थे तो दूसरों को रोकना चाहिए था कि तुम कौन होते हो, या करोड़ों हिंदुस्तानियों के नाम पर वहां दस्तखत करने वाले अंग्रेजों और जिन्ना के सामने लोगों ने विरोध किया था, क्यों स्वीकार कर अखंड लिया भारत गया, की इनका बात किया की गया थी लोगों ने। बंटवारा? अरे जो हिंदू मारे जा रहे थे उसको बचाने के लिए पाकिस्तान में कौन खड़ा था? ये कांग्रेसी खड़े थे क्या? हिंदू महासभा, आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक चलें संघ के खैर। लोग थे। योगी जी ने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सारे फैसले देश के लिए किस आधार पर ले लिए, और आजादी के बाद भी वो रुका नहीं। आजादी के बाद भी जो चौराहा देखा वो गांधी परिवार के नाम, जो संस्था देखी वो गांधी परिवार के नाम, और भुला दिए गए वो करोड़ों लोग, लाखों लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानियां दी। जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। अब वो देखिए, आजादी के समय जो स्थितियां थी, कांग्रेस ने बंटवारा, आजादी के नाम पे बंटवारा स्वीकार कर लिया और करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। उसको आज भी जोड़ रहे हैं कि आज भी नहीं बदली वो फितरत, आज भी बांग्लादेश में हिंदू मारा जाएगा, तो वही कांग्रेस और उसकी सोच वाली पार्टियां जो हैं बोलती रही। समीर जी, फिर राहुल जी। देखिए, अगर आज देश विभाजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री मोदी की एक अच्छी कोशिश थी कि भाई उस समय जो कुछ घटना घटी वो पूरे देश के सामने आए और देश इस बात को याद रखे कि 1947 के समय क्या क्या हुआ था, किस ताकतों के कारण देश टूटा था, उसमें किस किस की क्या भूमिका रही थी, और जो लोग सत्ता में थे क्या वो उसको बचाने में, या जो उस समय प्रभावशाली लोग थे क्या उन्होंने अपनी ताकत का, अपने प्रभाव का देश को एकजुट रखने के लिए बचाने की कोशिश की थी। और जब देश एकजुट नहीं हो पाया, देश टूटा, तो हिंदुओं को बचाने के लिए उन लोगों ने कोई भूमिका निभाई थी कि नहीं निभाई थी? मुझे लगता है कि इस पूरे विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कई बार इसका संदर्भ में किया है, लोकसभा में भी इस संदर्भ में बोला था। योगी आदित्यनाथ आज जो कह रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी जिस बात की याद दिला रहे हैं वो यही है कि 1947 के समय किस तरीके से देश टूटा और उसके बाद से हिंदुओं पर लगातार जो अत्याचार हुए उसको आज से जोड़ रहे हैं, आज से जोड़ रहे हैं। और 1947 से लेकर 2026 तक लगातार कांग्रेस का जो रुख रहा है बेसिकली कि देश के स्वतंत्रता का पहले से लेकर जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही है, देश स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति रही, और देश बंटवारे के समय जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, वो 1947 की जो यात्रा शुरू हुई थी वो 2026 तक बदस्तूर जारी है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस आरोप से सहमत हैं? हाँ, मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से मैं सहमत हूं कि उस समय जो कांग्रेस का रुख था वही रुख कांग्रेस का 2026 तक लगातार बना हुआ है मुसलमानों को लेकर, और राहुल गांधी ने उसे और ज्यादा गति दे दी है। बीच में कहा जा सकता है कि भाई मनमोहन सिंह के समय वो इतना नहीं रहा होगा, लेकिन जब से राहुल कांग्रेस बनी है या राहुल गांधी अध्यक्ष बने या जब राहुल गांधी कांग्रेस में प्रभावशाली हो गए, उन्होंने उसे और ज्यादा विस्तार देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री बेसिकली 1947 की स्थितियों को लेकर और 2047 तक 2026 तक जो पूरा समय रहा है और जिस तरीके देश के अंदर राजनीति हुई और राजनीतिक दलों ने जो किया है उसको प्रधानमंत्री रेखांकित करते हैं। और मुझे लगता है कि ये देश के युवाओं को जानना भी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी वही इतिहास आज मुझे लगता है देश की जनता को याद दिला विचित्र बात यह है कि कांग्रेस के ऊपर जितना इससे बड़ा तो इल्जाम ही कोई नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण का, और आज से नहीं दशकों से। वो कांग्रेस तो हिंदू पार्टी मानी जाती थी आजादी के समय। दो अलग अलग चीजें, वो तो कांग्रेस They were representing the Hindus। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को प्रोपेगेट ही क्यों किया? क्योंकि वो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस मानते थे, हिंदुओं की पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे, वही समझते थे। जिन्ना भी यही मानते थे। हाँ जी, जिन्ना भी यही मानते थे। एक तो
मेरे जो नाना नानी हैं दोनों ही पार्टीशन उन्होंने देखा था, वो सियालकोट से अमृतसर आए थे, तो मेरे परिवार ने वो पूरा मंजर देखा हुआ है। दूसरी बात ये कि अब हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें उस वक्त क्या माहौल था। जिन्ना उस वक्त जो है जिस तरह से मुसलमानों को भड़का रहे थे, जिस तरह से बंगाल और पंजाब में हिंसा चल रही थी। अब बातें हैं लोगों पर। क्या जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे या जवाहरलाल नेहरू उसका समर्थन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के खिलाफ थे। बहुत बाद में जवाहरलाल गांधी के नेहरू खिलाफ थे। गांधी तो थे ही, वो तो बात हो चुकी है। तो बहुत बाद में जवाहरलाल नेहरू पटेल के समझाने पर बाकी सब चीज़ों पे वो माने थे। पटेल क्या पार्टीशन के समर्थन में थे या अगेंस्ट थे? पटेल वॉज द फर्स्ट कांग्रेसमैन जिन्होंने पार्टीशन की बात को माना था कांग्रेस में। तो ये कहना, देखिए इतिहास है वो लिखा हुआ है, बिल्कुल तो ये कहना कि पटेल जो है वो जो है बिल्कुल पार्टीशन के उनका कारण राजा जी फार्मूला क्या था सर? जिस तरह से आपने पटेल को जिस ढंग से जिक्र कर दिया, आप राजा जी फार्मूला जरा पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर साहब उसको काउंटर कर लीजिएगा, मैंने बिल्कुल सही जिक्र किया, इतिहास यही कहता है। बिल्कुल आपने गलत किया सर। दूसरा आप उसको काउंटर कर लीजिएगा आराम से, है ना, उसको काउंटर आराम से कर लीजिएगा। दूसरा, आरएसएस में या फिर मैं कहूं हिंदू महासभा की उस वक्त क्या भूमिका चल रही थी? सावरकर पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन क्या सावरकर तो टू नेशन थ्योरी वाले लोग थे। नहीं, वो उस वक्त वही खिलाफ बात। नहीं, बट डिफेंडिंग उन्होंने प्रोपोगेट नहीं किया सर। प्रोपोगेट नहीं किया, लेकिन सावरकर के खिलाफ। अरे भाई, एक कॉन्टेक्स्ट में उनका बयान बताया जाता सर है। नहीं सर, मुझे इस पर दूसरा, बोलने दीजिए। श्यामा सावरकर प्रसाद, said एक that the मिनट, two nation प्रोफेसर can साहब, मैं exist खत्म कर within दूं, one उसके बाद state. बोल लीजिएगा ना। यस यही श्यामा बोल- प्रसाद पूरा ये मुखर्जी- पूरा एक गलत पूरा एक गलत सावरकर ने पता कभी है। बंटवारे की बात नहीं की। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि बंगाल में और पंजाब में हिंसा हो रही थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी हिंदुओं को बचाने के लिए बंटवारे का समर्थन किया। ठीक है, चले सर, ठीक तो इतिहास ये है। ओके, चले, मैं आता हूं अब इसको करंट एक कॉन्टेक्स्ट चीज से मैं जोड़े। यहाँ कल पर राहुल जिक्र गांधी कर जो देना कुछ बोले, चाहता हूं, राजा जी फार्मूला ने पहली चले। बार इस देश के पार्टीशन का मसौदा पेश किया था, पहली बार, और सर, गांधी की सहमति से किया था। आज आपके हम सब लोगों के ये बातें कहने से किसी का मन थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जो 80 साल से देश का मन बना हुआ नहीं, है हमारा तो- वो किसको दोषी मानते हैं बंटवारे हम का? तो सवाल ये है। मानते हैं कि कांग्रेस भारत- पार्टी उतनी ही जिम्मेदार थी। मैं बताता हूं आपको, भारत इस में देश को कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा, ये- अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के ये कारण बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि देश के नौजवान ऐसा माने, लेकिन आज तक, अब उसके लिए आप जिम्मेदारी बता सकते हैं इस बात को कि भाई आपने तो वही पढ़ा जो कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने किताब में अरे लिख के भाई, आपको बताया, लेकिन आज सर मुझे बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए। इस देश के मैं आपको एक हार्ड इस्लामिस्ट फैक्ट बता रहा हूं, जैसे आप सबने अपना अनुभव बताया, हमारी पीढ़ी तक बड़े होने वाले लोग देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को नहीं, जिन्ना को जिम्मेदार मानते थे। आप किसी से पूछ लीजिएगा, आज की स्कूल की किताबों में क्या लिखा जाता है मुझे नहीं पता। आपको ये बोलने वाले लोग कम ही मिलते थे, हमारे समय तक तो नहीं मिलते थे, जो ये कहेंगे कांग्रेस ने बंटवारा कराया। सब कहते थे जिन्ना ने बंटवारा कराया। नहीं, कांग्रेस को हम इसलिए दोषी मानते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण ही उस जगह पर लेकर के आई। आखिर खिलाफत मूवमेंट टर्की में चल रहा था, उसको भारत के अंदर मुसलमानों को के रेडिकल इस्लाम को खड़ा करने में कौन साथ दिया? कांग्रेस पार्टी तो उस समय साथ नहीं खड़ी थी, गांधी जी ने उसको लेकर गया। ये आर्गुमेंट कांग्रेस के पहले नहीं लोग आते थे, अब आ रहे हैं। ये पहले ये बताने वाले लोग नहीं थे पहले, क्योंकि आर्काइव से उनके पाप निकल करके नहीं आते थे, अब निकलना शुरू हुआ है। सर 20 साल ये भारतीय शुरू हुआ। जनता पार्टी की सरकार रही है, एक भी मौका नहीं आया कि जब किसी की पार्टी में किसी भी नेतृत्व की हिम्मत हुई हो कि गांधी के खिलाफ खड़ा हो जाए। यदि गांधी ने इतना ही सब कुछ पाप किया है तो खड़ा हो जाए, क्यों रोज रोज राजघाट जाते हैं? चलें अब आइए राहुल गांधी की बात करें। राहुल गांधी ने कल बंटवारे पे तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने आरएसएस पर बात की। तो ये भी तो नहीं है कि नोआखाली पर लोग अब नहीं आगे बोले। बढ़ना पड़ेगा ना सर। ये भी तो नहीं बोले कि राहुल गांधी के तो बयान आपको खड़े हो सुनाता गए। हूं। राहुल गांधी ने कल जो अनेक बातें कही उसमें, वो देखिए, वो एक कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, रचनात्मक कांग्रेस नाम से एक नया विंग शुरू किया गया, उसमें वो बोल रहे थे। अब लेकिन वहां जिस किस्म की बातें हुई, एक तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी और उनकी बिल्कुल ठीक आलोचना हो रही है। अब राहुल गांधी का ये कहना कि ये नरेंद्र मोदी सो नहीं पाता, ये अमित शाह सो कॉल्ड चाणक्य, क्या कहते हैं इसको, चाणक्य कहते हैं, ये भी नहीं सो पाता रात में, वो देखो भाग गया, वो तो आया ही नहीं पार्लियामेंट में। ऐसे ही भाषा में उनका बोलना जो है। फिर आरएसएस को, इन्होंने तो आरएसएस को ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आप भारत को समझना है तो 3000 साल से भारत को नहीं समझोगे आप, कि 3000 साल पहले भारत ऐसा था। ये आरएसएस वाले लोग कहते हैं ना, ज्यादा भारत बनाया नहीं कांग्रेस ने। आज भी बोला योगी जी ने कि कांग्रेस को लगता है कि उसने भारत बनाया, भारत था, केवल उस वक्त जो है नक्शे पर आपने दिखाया। तो वो कह रहे हैं कि, लेकिन राहुल गांधी ने कहा वो 3000 साल वाली बातें नहीं, आज की बात करो। आज के भारत की को ये लोग नहीं समझते, हम समझते हैं। ये राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं। और बाकी जो भाषा थी उनकी, वो उस भाषा में क्यों वो संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, इससे उनका वर्ग ताली बजाए ये समझ में आता है, लेकिन और किसी को क्या वो पसंद आया होगा? आपने कल से कई बार ये बयान सुने होंगे उनके, एक बार फिर सुन लीजिए।
इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, where has he disappeared? भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड। वी आर नॉट फाइटिंग डेफिनेटली। राहुल गांधी सुबह शाम आरएसएस को गाली देते हैं और वो कह रहे हैं आरएसएस इज डेड। आरएसएस का तो कॉर्पोरेट एंटिटी बना दिया है इन्होंने। ये सारे लोग जो चारों लोग बैठे हैं, ये संघ से मेरे ख्याल से सबका कम से कम 35-40 साल का रिश्ता है ना। आपने भी बहुत खूब कवर किया। वो उन्होंने वाजपेयी जी का, प्रमोद महाजन जी का जिक्र किया कि प्रमोद महाजन ने शुरू किया था पैसा डालना आरएसएस के अंदर। मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं आरएसएस करप्ट हो चुकी है। आरएसएस तो पैसे से चलती है। अब सर आप ही बोलें, पहले सबसे ज्यादा किताबें आपने लिखी आरएसएस पे। एक तो मैं भाषा पर पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं ऐसी भाषा की उम्मीद राहुल गांधी जी से और देश के किसी भी नेता से नहीं करता कि इस तरह से बात करें। जो भी बोलना हो थोड़ा सा सलीके से, सभ्य तरीके से बात करनी चाहिए। बल्कि आपने वो आगे दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, जो उन्होंने झप्पी लेने वाला जो संदीप दीक्षित के साथ क्या दिखाया सर? हाँ नहीं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बहुत महत्वपूर्ण है वो बिहेवियर को ओवर। आगे मैं कह रहा हूँ यदि ये सब नहीं दिखाते, वो दिखा देते, तो भी आपको समझ में आता कि ओवरऑल क्या बिहेवियर है, वो महत्वपूर्ण है। देखिए, समाज में और खासतौर से लिबरलाइजेशन के बाद सब संगठनों में पैसा आने लगा है, ये तो सब बात ठीक है। लेकिन क्या संघ पैसे के लिए काम कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता, जितना मुझे समझ में आया, कि संघ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। संघ में पैसा नहीं आया हो ऐसा नहीं है, बहुत पैसा, बड़े-बड़े दफ्तर बन गए, बड़े-बड़े दफ्तर बन गए, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। बल्कि मैं कई बार कहता हूं कि गुरुजी के वो उस बैठक का मैं बार बार याद दिलाता हूं जिसमें गुरुजी ने, जब पहली बार संघ का कोई कार्यालय बनना था तो उन्होंने कहा कोई बिल्डिंग मत बनाइए, क्योंकि बिल्डिंग बनाना ही संगठन को खत्म करने की शुरुआत। लेकिन क्या संघ की सोच में पैसा आ गया है? संघ की सोच में नहीं, संघ के कामकाज में पैसे का इंसर्ट हो गया। तो ठीक है भाई, हाँ, थोड़ी सुविधा आ गई, ये सुविधा आ गई आपको अपना संगठन बढ़ाने के लिए। बट क्या संघ करप्ट हो गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं मोटे तौर पर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। संघ को अपने काम आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है और लोग पैसा दे रहे हैं। देखिए, संघ के काम जो है लोगों ने देखे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे वो शिक्षा में हो। शिक्षा में कितना काम जो संघ ने किया, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है उसको। हम लोग तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारा काम उन्होंने किया। अपने प्राइमरी एडवर्सरी की रीडिंग गलत है। देखिए, पहले तो मुझे अगर इस तरह से राहुल गांधी बात करेंगे, जो लैंग्वेज अभी जो विजय जी बोल रहे थे, जिस लैंग्वेज का राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से मिसफिट है इंडियन पॉलिटिक्स में। अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में बहुत आगे उनका भविष्य दिखेगा। क्योंकि जितने भी राजनेता हुए हैं, उन्होंने चाहे जो भी विरोध रहा हो, जो भी मनमुटाव रहा हो, उन्होंने हमेशा जो है दूसरे नेता के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी भाषा। मैं कल से यही पूछ रहा हूँ, सामने बैठे जो लोग ताली बजा रहे हैं और दो चार लोगों ने जो कुछ एक लाइन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राहुल जी अमित शाह जी पर बहुत हमला करते हैं। एक बार अमित शाह जी की जुबान को सुनकर देख। कभी आप उनसे बंद कमरों में क्या होता है मुझे नहीं पता, बंद कमरों की बात छोड़, सार्वजनिक तौर पर वो लोग ऐसी भाषा नहीं कभी ना बोली है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं कभी वो बोलेंगे। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो इसके बाद भी इसका जवाब देंगे राहुल गांधी की इन बातों का। कभी दिया भी नहीं सर। ये राहुल गांधी ने, ऐसा तो नहीं कल पहली बार इस तरीके से भाषा का प्रयोग किया। इसके पहले भी राहुल गांधी ने तमाम मौकों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक कहा, अमित शाह जी के लिए कहा, संघ के लिए क्या संघ ने कभी पलटकर राहुल गांधी के बारे में किसी आपत्तिजनक बात का जिक्र करा? आज तक संघ ने इतिहास में कभी एक बार भी गांधी परिवार के किसी व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया? न नेहरू जी के लिए किया, न इंदिरा गांधी जी के लिए, न राजीव गांधी, किसी भी नेता के लिए संघ ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल। बीजेपी के सांसद जरूर कर रहे हैं।
बीजेपी तो राजनीतिक दल है ना, बीजेपी में तमाम लोग ये कहने वाले, बीजेपी में अच्छे बुरे भी है, बीजेपी में कांग्रेस मानसिकता के लोग भी आए, बीजेपी में बसपा और दूसरे दलों के मानसिकता के लोग भी आए। तो बीजेपी में अगर कौन क्या कर रहा है इसका संघ से बहुत कंसर्न नहीं है। संघ ने कभी नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा संघ के बारे में कहा। आज राहुल गांधी कह रहे कि भाई संघ में पैसा आ गया है, संघ फिनिश हो गया, संघ पैसा चलता है। संघ आज भी अपने स्वयंसेवकों की दिए हुए गुरु दक्षिणा से चलता है। 1927 से जो गुरु दक्षिणा शुरू हुई है वो 2026 तक जारी है, और आज भी जो स्वयंसेवक जो गुरु दक्षिणा पे तो शिष्यों के पास पैसा आ गया मतलब नहीं, शिष्यों के पास मतलब ठीक है, कोई पहले 10 रुपए देता था, आज 100 रुपए दे रहा है, तो आमदनी बढ़ेगी तो डोनेशन भी तो बढ़ेगा ना सर। जानता हूँ मेरे पास जिनका व्यवसाय बढ़ा है, बहुत सारे संघ के मैं लोगों को जानता हूँ जिनका व्यवसाय खूब बढ़ा है। ठीक है, और विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उन्हें लगता है कि संघ राष्ट्र अभी राहुल गांधी पर एक राउंड और बात करेंगे, अभी तो ब्रेक का समय हो गया। लेकिन संघ के प्रचारकों 10 रुपया 100 रुपया लेकिन आज लाखों देने वाले भी सर संघ के प्रचारकों के जीवन में कोई परिवर्तन आया क्या? वो तो वैसे ही सादा जीवन जीते आज भी।